नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2024 के जनरल इलेक्शंस लगातार नजदीक आते चले जा रहे हैं और चुनावी माहौल भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या देखी गई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया जाता है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की थी जब हमारा कच्चा थीवू टेरिटरी, कच्चा थीवू आइलैंड जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था ब्रिटिश टाइम में, उसको ऐसे कैसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। बहुत ज्यादा एक तरीके की इग्नोरेंस देखी गई कांग्रेस के द्वारा। तो ये तो देखो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखने वाली बातें हैं, बट हमारे लिए यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसका एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या। तो देखो पॉइंट यहां पर यह आता है कि नेहरू जी की अगर बात की जाए तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में इन्होंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। देखा जाए तो चाइना के साथ में 1962 वॉर जब हम हारे और उसके बाद में जो अक्साई चिन वाला एरिया जो चाइना ने आज तक भी इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको लेकर के नेहरू जी ने यह कहा था कि वो लोग वो बंजर जमीन है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो उस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट लीडर महावीर त्यागी जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उनके द्वारा यह कहा गया था कि जी मेरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या मेरी गर्दन कटवा दूं। तो इस तरीके की बातचीत हुई थी। तो कई बार ऐसे मुद्दे जो हैं वो पॉलिटिक्स में देखो उठा लिए जाते हैं, बट अगेन मैं बता दूं यहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा क्या है, कच्चा तीवू आइलैंड की लोकेशन क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है और किस तरीके से इंडिया इसको दोबारा ले सकता है। इन चीजों को ही हम यहां पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखो मामला जो है ना वो अभी चुनावी माहौल के चलते अभी गर्मा गर्मी का चल रहा है। तो ऐसे में हम चुनावी माहौल को तो इतना दिमाग में नहीं रखेंगे, बट यस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो आरटीआई लगाई जाती है बीजेपी के लीडर तमिलनाडु से के अन्नामलाई, और उनके द्वारा पेपर जब निकाला गया तो उस पेपर में क्या निकल के आया कि 1974 का एक एग्रीमेंट किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिसके चलते कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका के पास में चला गया। और इस बात को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने भी पहले अपनी तरफ से कहा कि देखो यहां पर रहने की व्यवस्था तो है नहीं कच्चा थीवू में, ना कोई रहता है ना उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो नेहरू जी के दिमाग में इतना मिलिटराइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं था, बट यस इंदिरा गांधी जी ने भी उसी बात को कंटिन्यू करते हुए फाइनल कर दिया कि जी ठीक है, हमारी तरफ से हमारी क्लेम्स को हम वहां पर खत्म करते हैं। देखो अगर इस आइलैंड की बात की जाए ना तो 1875 से 1948 तक यहां पर रामेश्वरम के पास में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का रूल चल रहा था। ठीक है, उस डायनेस्टी के अंडर में ये एरिया जो था कच्चा थीवू वाला वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट था। बट अगेन मैं बता दूं कि हमारी तरफ से क्लेम जो है उसको थोड़ा सा रिलीज कर दिया गया, वीक कर दिया गया, जिसके चलते श्रीलंका के हाथ चला गया, श्रीलंका के हाथ में चला गया आपका ये कच्चा थीवू। और इस बात को लेकर के यहां पर पॉलिटिक्स में बहुत बार इश्यूज उठते हैं। देखा जाए तो जिस समय श्रीलंका को यहां पर कच्चा थीवू में अपनी खुद की क्लेम को स्ट्रांग करने का मौका मिला, तो उस टाइम पर एक तरफ तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी कांग्रेस की, और वहीं पर स्टेट में तमिलनाडु में गवर्नमेंट चल रही थी डीएमके पार्टी की। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन को जानना भी जरूरी है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये रामेश्वरम, और रामेश्वरम से अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाओ तो आपको ज्यादा दूर नहीं, मात्र 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही जाना है, कच्चा थीवू आइलैंड आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका का जो मेन आप कह सकते हो नॉर्दर्न टिप है, जहां पर श्रीलंका की एक प्रोविंस है जिसका नाम है जाफना, वहां से आपको 62 किलोमीटर आप देख सकते हो साउथ वेस्ट में आना पड़ेगा। तो अब आप खुद देख लो कि क्लोजनेस किसके साथ में ज्यादा है। इस आइलैंड कच्चा थीवू के पास में अगर कोई इनहैबिटेड आइलैंड है जहां पर लोग रह रहे हैं तो वो है डेल्फ्ट आइलैंड, जो कि मोरलेस श्रीलंका के अंडर में, बट अगेन वो भी 24 किलोमीटर दूर है यहां से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इंडिया की क्लेम अच्छी खासी थी ज्योग्राफिकली। यहां पर देखा जाए तो रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पोर्चुगीज के टाइम पे आपको पता है क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे मौके एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और उसी के चलते यहां पर सेंट एंथनी करके एक चर्च भी बनाया गया। आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर आइलैंड पे ये जो चर्च है ना, इसमें ही यहां पर जब एनुअल फेस्ट होता है उस टाइम पर ज्यादातर गैदरिंग देखी जाती है, अदरवाइज यहां पर इतनी गैदरिंग नहीं होती है। और एक चीज, ये आइलैंड ज्यादा पुराना नहीं है। ये आइलैंड 14th सेंचुरी में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, आपको पता प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट चलता रहता है,
राइट। तो उसके चलते वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ये आइलैंड बन गया। तो शुरुआती तौर में तो जाफना किंगडम जो था श्रीलंका के अंडर, श्रीलंका में जो रूल चल रहा था तो उनके अंडर में आ गया। बट 17th सेंचुरी में फिर मैंने अभी आपको बताया कि रामनाथ जमींदारी एरिया में, दैट मीन्स रामेश्वरम वाले एरिया में जिस पर्टिकुलर डायनेस्टी का रूल चल रहा था उनके अंडर में आ गया था, जो कि मोर और लेस ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे। अगेन मैं बता दूं, ये ब्रिटिश राज के अंडर में इंडियन टेरिटरी के तौर पे ही कंसिडर किया गया। 1921 में फिर श्रीलंका की तरफ से और इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से भी ब्रिटिशर्स और उधर से भी ब्रिटिशर्स, दोनों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि कच्चा थीवू हमारा है, कच्चा थीवू हमारा है। फिर इंडिपेंडेंस में एंटर हो गए तो हमें पता है कि नेहरू जी ने तो अपनी तरफ से कह ही दिया था कि हाँ जी ठीक है, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है। बट वहीं पर उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा गया तो इंदिरा गांधी जी ने 1974 में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया और उसमें बोल दिया कि देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है इस आइलैंड की, तो ये आइलैंड हम श्रीलंका को दे देते हैं। बट यहां पर इंडियन फिशरमैन जो थे उनको कुछ अधिकार दिए गए, क्योंकि वो ट्रेडिशनली यहां पर आना जाना उनका लगा रहता था, तो बोलो फिशिंग के लिए आ सकते हैं। बट होता क्या है कि कच्चा थी वो आइलैंड पर जब भी इंडियन फिशरमैन वहां पर फिशिंग के लिए गए तो वहां पर श्रीलंकन नेवी ने उनको एंट्री नहीं दी। और ये डेवलपमेंट्स कब से शुरू हुए? जब से श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1980 से लेकर के 2009 तक। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो तामिल्स हैं, इंडियन तामिल्स, जिनके रिलेटिव श्रीलंकन तामिल्स हैं, उनके साथ में जो एक कहते ना कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देखा गया, ओके, सिनली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते वो सिविल वॉर आउटब्रेक हुआ था, उसको रोकने के लिए श्रीलंका ने इंडियन फिशरमैन्स के ऊपर लगाम लगानी शुरू कर दी। तब जाकर के ये मुद्दा एक बार फिर से हाईलाइट होने लग जाता है और तब एक बार फिर से ये सवाल उठने लग गए कि ये आइलैंड हमने क्यों दिया। वैसे देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 74 में तो दे ही दिया था हमने, मोर और लेस हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, बट ये बात इतनी क्लियर नहीं हो पाई थी। फिर 76 में एक और एग्रीमेंट होता है, उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट मींस किसी भी कंट्री की कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है यूएन क्लॉज के आधार पर, उसके आधार पर देखा गया तो मोर और लेस ये जो एरिया था कच्चा थीवू वाला, ये एक तरीके से एज पर आ गया। इसका मतलब किनारे पे, क्लैरिटी नहीं आई कि वो श्रीलंका के अंडर जाएगा या फिर इंडिया के अंडर जाएगा। बट अगेन इस एक तरीके से एम्बिग्युइटी के चलते श्रीलंका ने वहां पर अपनी एक्सेस तो लगातार बढ़ाए रखी और फिर उसके बाद में पैरेलली जैसे ही सिविल वॉर स्टार्ट हुआ श्रीलंका में और इंडियन तामिल्स की एंट्री को रोकने की कोशिश की गई श्रीलंकन आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा कच्चा थीवू पे, तब से लेकर अभी तक लगातार एक चीज क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि ये एरिया मोर और लेस श्रीलंका ने अपने अंडर ले लिया है। इस बात को लेकर के जब 2008 में इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे ना, तब एआईएडीएमके की गवर्नमेंट बनी थी, जयललिता वहां की लीडर बनी। आपको पता है वहां पर दो इंपॉर्टेंट पार्टीज रूल करती हैं, ठीक है, डीएमके और एआईएडीएमके। तो एआईएडीएमके आ गई। अब एआईएडीएमके ने आते ही बोल दिया कि भाई कच्चा थीवू हमारा था। और दूसरी चीज कि जब ये डिसीजन लिया गया कि कच्चा थीवू हम श्रीलंका को देते हैं, उस टाइम पर श्रीलंका, ये जो डिसीजन लिया गया था उस टाइम पर तमिलनाडु की असेंबली से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। और दूसरी चीज, अगर आप इंडिया की किसी टेरिटरी को दूसरे कंट्री को देते हो ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें हाईलाइट हुई, जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं। मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो एक चीज क्लियर हो गई कि देखो बात ऐसी है कि दिया वो तो अपने आप में अपने तरीके से कर दिया उस टाइम के लीडर्स ने, पहले नेहरू जी ने, फिर इंदिरा गांधी जी ने, बट अब उसको लेना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कैसे? देखो जी, श्रीलंका अगर अपनी वहां पर क्लेम कर चुका है, इंडिया ने एग्रीमेंट्स दे रखे हैं, नो डाउट वहां पर रिलीजियस गैदरिंग जब होती है तो इंडिया और श्रीलंका दोनों तरफ से क्रिश्चियंस वहां पर आते हैं और अपनी जो भी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जो भी अपने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करके चले जाते हैं। बट अगेन बात यह है कि श्रीलंका उसको छोड़ेगा नहीं। और उस टाइम पर जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां पहुंची तो आप देखोगे कि हमारी तरफ से हमारे अटॉर्नी जनरल उस टाइम थे मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने ये कहा कि देखो दे दिया है, अब उसको अगर लेना है तो केवल और केवल लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं बचता। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि वाकई में ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, जिसके चलते हमने हमारी टेरिटरी को जस्ट यूं ही हमने किसी कंट्री को या हमारे नेबरिंग कंट्री को दे दी हो। तो इस बात को लेकर के देखो पॉलिटिक्स तो अपनी तरफ से गर्मा गर्मी हो चुकी है, बट यस ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इशू था जिसको हमें एकदम क्लैरिटी के साथ समझना जरूरी था। हो सकता है आपके लिए ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्पफुल हो। और देखो हमेशा राजनीति में ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। अब आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है?
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।